हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका गुरुजी चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 9.1 में मात्र 3 क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज उसके आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या है, भूमि का कोई एक बिंदु है, वहां से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि का एक बिंदु जो है, जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये हुआ आपका मीनार। मान लेते हैं कि ए भी एक मीनार है और यहां से 30 मीटर की दूरी पर जो है भूमि का एक बिंदु है, जहां मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार ए भी जो मीनार है, इसके शिखर का उन्नयन कोण इस बिंदु पर जो है वो 30 डिग्री है। 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो मान लेते हैं कि मीनार की ऊंचाई जो है h मीटर है। मीनार की ऊंचाई h मीटर मान लेते हैं। लिख देते हैं, माना कि मीनार की ऊंचाई बराबर ए बी ही तो मीनार है और इसकी ऊंचाई को हमने h मीटर मान लिया। तो इस कोण से क्या देखते हैं कि इस कोण के सामने वाला भुजा जो लंब होता है और ये आधार हुआ, यानी कि लंब निकालना है, आधार दिया हुआ है। तो इसके लिए दो चांसेस बनते हैं, या तो हम लोग जो है tan थीटा से चलेंगे या cot थीटा से चलेंगे। तो त्रिभुज एबीसी में क्या देखते हैं कि कोण 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री हो गया और लंब हो, फॉर्मूला tan का क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब है यहाँ AB और आधार है BC। आधार क्या होगा, BC। तो tan 30 का वैल्यू होगा 1/√3। AB हुआ h और BC हुआ 30 मीटर। और यदि क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो √3h बराबर 23, और यदि h बराबर लिखेंगे तो 30/√3। हालांकि इस तरह से वैल्यू कभी नहीं रखते हैं, जो कि हम जानते हैं 3 से ये 30 कट सकता है। तो क्यों ना इसको √3 को रेशनलाइज किया जाए। रेशनलाइज करने पर क्या होता है, 30√3 और ये √3 मिलकर 3 हो गया। तो 3 दहे 30, यानी कि 10√3 मीटर जो है हमारा फाइनल आंसर आया। इस तरह से मीनार की ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई। अब हम लोग जो है दूसरे अगले प्रश्न की ओर देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या देखते हैं कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, भूमि से ये जमीन है और जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर जो है एक पतंग उड़ रही है। तो ये हुआ जमीन, ये जमीन है और जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर जो है एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी जो डोर है, ये पतंग में जो डोर लगी है वो अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मान लीजिए कि यहाँ से डोर लगी है और भूमि के इस बिंदु से बांध दी गई है। तो मान लेते हैं कि AB ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है और B से C दूरी पर, यानी BC दूरी पर जो है डोर जो है बांध दी गई है। तो भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है 60 डिग्री है। ये झुकाव 60 डिग्री है। यह मान लेते हैं कि डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी कि डोरी इस तरह से लूजनेस नहीं है बल्कि इस तरह से टाइट है। तो डोरी की लंबाई, यानी इसका लंबाई निकालना है। तो मान लेते हैं कि डोरी की लंबाई x मीटर है। डोरी की लंबाई क्या मानते हैं कि x मीटर है ना, कि डोरी की लंबाई बराबर AC बराबर x मीटर। तो त्रिभुज ABC में क्या देखते हैं, त्रिभुज ABC में है इस कोण से सामने वाला भुजा लंब और ये जो भुजा निकालना है हमको ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण के लिए दो चांसेस बनते हैं, एक साइन और दूसरा कोसेक। तो हम साइन से चल रहे हैं, तो साइन 60 डिग्री बराबर लिख सकते हैं ये लंब और नीचे हुआ कर्ण। लंब क्या हुआ AB और कर्ण क्या हुआ AC।
तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। ए बी है 60 और ए सी है x। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, √3 को x से करेंगे √3x और 60 दूनी 120। तो x का वैल्यू क्या होगा 120/√3। अब इस √3 को जो है हम रेशनलाइज करते हैं तो 120√3 और नीचे इंटू √3 होगा। 120√3 और √3 गुणा √3 सिर्फ 3 से ये 40 मरतबे कटेगा, यानी हमारा फाइनल आंसर जो है दूरी हो गया 40√3 मीटर। अब हम लोग जो है प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब कि ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, 30 मीटर ऊंचा एक भवन है और इस घर से कुछ दूरी पर एक 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है। यहाँ से यहाँ ये 1.5 मीटर लंबा लड़का खड़ा है और जब वह ऊंचे भवन की ओर देखता है तो उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। कहने का मतलब पहले इसके आंख पे कोण बन रहा था 30 डिग्री और जैसे ही कुछ दूर ये चलकर यहाँ आता है, यहाँ आता है तो इसके आंख पे वो कोण जो है 30 न बनकर जो है 60 डिग्री होता है। यानी कि इसको ऐसे मान लेते हैं, ये 60 डिग्री हो जाता है और पहले 30 डिग्री था। तो हमारा प्रश्न ये पूछ रहा है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी गया, मतलब यहाँ से यहाँ जो है कितना दूर गया। इसे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ मान लेते हैं कि ए बी पूरा भवन है, सी डी जो है लड़का है जो कि 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर का है, 1.5 मीटर का, और यहाँ बी सी ये चल के गया है। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये आमने सामने की भुजा चूंकि बराबर है, इसका मतलब जितना BC होगा उतना ही यहाँ D और इसको E इसको F मान लेते हैं। तो हमें ध्यान से यहाँ क्या देखते हैं कि हमें मुख्य रूप से D से F के बीच की दूरी निकालना है। हमें D और F के बीच की दूरी निकालना है कि लड़का कितना दूर गया। अब ध्यान रहे चूंकि ये आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी कि DC यानी CD 1.5 मीटर है तो ये BE भी जो है 1.5 मीटर ही होगा। तो देखते हैं कि हम लोग जो है DF कैसे प्राप्त करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज AEF में देखते हैं और यहाँ समझना होगा कि जब BE 1.5 है तो सिर्फ AE कितना होगा, तो AE हो जाएगा 30 मीटर से 1.5 मीटर जो है घटाना पड़ेगा, तो आंसर हो जाएगा 28.5 मीटर, यानी कि AE जो है केवल 28.5 मीटर होगा। और अब देखते हैं त्रिभुज AEF में चलते हैं। इससे पहले हमको जो निकालना क्या है D से F के बीच की दूरी, तो ऐसे मान लेते हैं, माना कि लड़का भवन की ओर X मीटर चलकर गया है। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज AEF में क्या देखते हैं, त्रिभुज AEF में कोण बन रहा है 60 डिग्री, ये सामने वाला भुजा लंब और ये हुआ आधार, तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार होता है, क्योंकि लंब पता है और आधार निकालना है। तो tan 60 हो गया √3, लंब हुआ AE और आधार हो गया EF, तो √3 बराबर लिख सकते हैं। AE हमें यहाँ 28.5 प्राप्त हुआ है और EF कुछ नहीं है, ये 1.5 BE है, ये EF नहीं है ये, तो हम ऐसे लिख सकते हैं EF बराबर मतलब √3 और EF का गुना √3 EF हुआ, ये 28.5 और
ये बराबर लिख सकते हैं 28.5/√3। अब त्रिभुज AED से चलते हैं। त्रिभुज AED में इसमें क्या देखते हैं कि कोण बन रहा है 30 डिग्री और ये सामने लंब हुआ और आधार से मतलब है कि tan से चलते हैं। tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना हुआ? लंब हो जाएगा AE और आधार हो जाएगा ED। tan 30 का वैल्यू 1/√3। AE हुआ यहाँ देख सकते हैं 28.5 और ED हो गया EF प्लस FD। ED को लिख सकते हैं ED को लिख सकते हैं EF प्लस FD। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर पहले एक चीज और देख सकते हैं यहाँ कि 28.5 EF का वैल्यू तो कुछ नहीं है पर FD को हम मान लेते हैं X। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है 1 से अगर 1 से इसको गुना करें तो यही रह जाएगा EF प्लस X और 28.5 को यदि √3 से करें तो 28.5√3 होगा और यदि सिर्फ EF निकालें तो 28.5√3 और ये प्लस x बराबर किधर आके -x होगा। ये हुआ समीकरण 2। क्योंकि यहाँ भी EF बराबर 28.5/√3 है और यहाँ भी EF बराबर समथिंग है, यानी EF और EF तो दोनों में बराबर हो गए, यानी कि समीकरण 1 और 2 से यदि चला जाए, समीकरण 1 और 2 से तो मिलेगा हम लोग को समीकरण 1 से मिलेगा 28.5/√3 और समीकरण 2 से मिलेगा 28.5√3 घटाव x। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा तिरछे गुना करते हैं तो √3 को यदि किए इससे गुना तो 28.5√3 और गुना √3 होगा। पहले √3 को इससे गुना किए, अब इससे गुना करेंगे। अब जो है √3 को 1 से गुना किए तो √3x बराबर 28.5 को 1 से करेंगे तो 28.5 होगा। अब क्या करते हैं 28.5 और √3 को √3 से गुना करने पे आता है 3। अब ये √3x जो है इधर लेके चल जाते हैं, ये 28.5 इधर लाते हैं तो हो जाएगा सिर्फ √3x। क्या किया ध्यान देखिएगा कि बराबर 28.5 था, इसको बराबर के बाएं साइड लाए, बाएं पक्ष में लाए तो माइनस हो गया, यहाँ प्लस में था और जो -√3x प्लस में था इधर आके प्लस √3x हो गया। अब गुना करते हैं तो 5 से 15, 28 से 84, 85 इधर हो गया 28.5 बराबर √3x। घटाने पे क्या होता है 5 से 5 घटा 0 और पॉइंट है तो डेसिमल पॉइंट दे देते हैं, ऐसे घटा लेते हैं 85.5 28.5। 5 से 5 घटा 0, 5 से तो 8 नहीं घटेगा, बगल से लेंगे बोरो तो 15 हुआ, 15 से 8 गया 7, 7 से 2 गया 5, यानी कि 57 आंसर आएगा 57.0 बराबर √3x। यदि हम लोग x का वैल्यू सिर्फ निकालें तो क्या होगा 57, ये √3 गुना में है इधर आके बटा में होगा बराबर x मिलेगा। यहाँ क्या देखते हैं कि यहाँ भी ये जो अपरिमेय है तो इसको परिमेयकरण करना पड़ेगा। सीधा स्ट्रेटजी ये है कि x बराबर लिख सकते हैं 57/√3 और परिमेय करने के लिए √3 से ऊपर नीचे जो है गुना कर देते हैं। 57 को √3 से गुना करने पर 57√3 और √3 को √3 से गुना करने पर होगा केवल 3 से ये 19 मरतबे कट जाएगा, 19 से 57, यानी कि हमारा फाइनल आंसर जो है 19√3 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि लड़का जो है भवन की ओर 30 मीटर गया था, सॉरी भवन की ओर 19√3 मीटर गया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंची भवन है
और उस भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी? तो क्या रहता है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं जमीन पर जो है 20 मीटर ऊंचा एक भवन है, हो गया। और इस भवन के मानते हैं कि एबी भवन है और इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार है। संचार मीनार मतलब नेटवर्किंग जो पोलर वगैरह जो लगा हुआ होता है उसको संचार मीनार बोला गया है, इसको टावर वगैरह बोलते हैं। तो इसके ऊपर भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगा हुआ है, मान लेते हैं कि एडी एक संचार मीनार है। तो बोल रहा है संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मतलब ये जमीन है, जमीन के एक बिंदु पर ये जो संचार मीनार है, इस संचार मीनार का तल जो है 45 डिग्री का कोण बना रहा है, जबकि संचार मीनार का जो शीर्ष है, इस तरह से संचार मीनार का जो शीर्ष है ये पूरा 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हमको प्राप्त करना है कि ये संचार मीनार की ऊंचाई यानी कि ये एडी, ए से डी तक इसको कितनी होगी, तो इसको मान लेते हैं कि 1 मीटर है। क्या लिखते हैं, माना कि मीनार के ऊंचाई बराबर एडी बराबर एच मीटर। अब सबसे पहले हम त्रिभुज एबी चलते हैं। ऐसा इसलिए कि हमें किसी भी हाल में लंब दिया हुआ है, लंब ही निकालना है। तो ये क्या करते हैं, दोनों त्रिभुज में एक कॉमन आधार है, इसलिए हम लोग आधार, लंब और आधार से चलेंगे। क्या चलते हैं, त्रिभुज एबीसी में सबसे पहले देखते हैं। त्रिभुज एबीसी में इस कोण के अनुसार ये लंब है, आधार यानी कि tan से चलना पड़ेगा। तो tan 45 डिग्री बराबर, चूंकि फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब है ए बी और आधार है बीसी। tan 45 का वैल्यू 1 हुआ, ए बी है 20, आधार तो अभी कुछ नहीं पता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर बटा में तो एक रहता है, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस गुणा करने में आसानी उसके दिखा देते हैं। तो बीसी का गुणा करेंगे 1 से तो होगा बीसी, और 20 का गुणा करेंगे 1 से तो हो जाएगा 20 इकाई 20। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, जो त्रिभुज डी बी सी पूरा समकोण त्रिभुज बन रहा है, इसमें भी जो है बीसी बराबर कुछ ले आएंगे और समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो चलते हैं त्रिभुज डीबीसी में। त्रिभुज डीबीसी में कोण चलना पड़ेगा 60 डिग्री, क्योंकि ये पूरा कोण जो है यहाँ से यहाँ पूरा ये शीर्ष की 60 डिग्री पर बढ़ा था, तो 60 डिग्री हुआ। तो ये 60 डिग्री है, तो ये लंब और ये आधार दिखाना है, तो फिर tan से चलने होंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर, फॉर्मूला तो tan का लंब बटा आधार ही होता है, लेकिन इसमें क्या है 60 डिग्री लेने पर लंब जो है डी से लेकर बी तक हो जाएगा डीबी, और आधार क्या होगा बीसी जो पहले था। tan 60 का वैल्यू हुआ √3। डीबी को हम लिख सकते हैं, डीबी को लिख सकते हैं डीए प्लस ए बी, पूरा मिलके बनेगा डीबी, यानी कि डीए प्लस ए बी, बीसी रहने देते हैं। और इसको फिर आगे लिख सकते हैं √3 बराबर, डीए को हम चूंकि एच मान लिए हैं, ऊंचाई जो है एडी या डीए जो हो इसको एच मान लिए हैं, और ए बी का वैल्यू पता है 20, यानी एच प्लस 20 हो गया, और ये हुआ बीसी। अब जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ही बात कर चुके हैं, बटा में कुछ ना हो तो 1 तो छुपा होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, बीसी को √3 से गुणा करने पे होगा √3 बीसी बराबर, और 1 से इसको करें तो एच प्लस 20। तो बीसी बराबर हम लोग लिख सकते हैं एच प्लस 20 बटे √3। ये हुआ समीकरण 2। अब देखते हैं कि समीकरण 1 में भी बीसी बराबर समथिंग है और यहाँ भी बीसी बराबर कुछ दिया हुआ है, यानी कि सब बीसी बराबर यहाँ भी है, बीसी और यहाँ भी है।
तो यहाँ भी BC और यहाँ भी BC, इसका मतलब समीकरण 1 और 2 तो बराबर हो गया। यानी हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से यहाँ से हुआ 20 और यहाँ से हुआ h प्लस 20/√3। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो h प्लस 20 का गुणा करें अगर 1 से तो हो जाएगा h प्लस 20, और 20 का गुणा करें √3 से तो हो जाएगा 20√3। h बराबर लिख सकते हैं 20√3, और ये प्लस 20 उधर जाके होगा -20। अब क्या करते हैं, h बराबर यहाँ चूंकि 20 यहाँ भी है, 20 यहाँ है, यानी 20 कॉमन ले सकते हैं। 20 कॉमन लेने पर यहाँ क्या बच जाएगा √3, और यहाँ 20 निकल जाएगा, यहाँ से हटेगा तो यहाँ 1 रह जाएगा। यही इतना मीटर हो गया। यानी कि हम लिख सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई बराबर 20√3 - 1 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर इसका हो गया। तो आइए अब हम लोग प्रश्न संख्या 8 की ओर देखते हैं। इस प्रश्न में क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। इसका मतलब हुआ कि मानते हैं कि ये एक पेडेस्टल है, ये भी एक पेडेस्टल है, और इसके ऊपर मान लेते हैं कि एडी एक मूर्ति है। यहाँ से यहाँ एडी एक मूर्ति है और ए भी पेडेस्टल है, इसके सहारे जो है जिसके ऊपर जो है मूर्ति रखी है। और इस मूर्ति की ऊंचाई दी गई है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर इसकी ऊंचाई दी गई है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि का कोई बिंदु है और मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है इस बिंदु पर 60 डिग्री, मानते हैं सी बिंदु है, 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर, तो पेडेस्टल तो ये भी पेडेस्टल है, तो इसका शिखर ये हुआ। इसका क्या कोण है, तो इसका कोण है 45 डिग्री है। इसका कोण 45 डिग्री है। तो हमें ज्ञात करना है पेडेस्टल की ऊंचाई। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या देखे थे कि ये दिया हुआ था और ऊपर वाला पार्ट निकालना था। इसमें ऊपर वाला पार्ट दिया हुआ है और हमें ये भी ज्ञात करना है। इसको मान लेते हैं कि h मीटर है। देखते हैं, माना कि पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर। इसमें भी वही चीज देख सकते हैं कि हमें लंब निकालना है और लंब दिया हुआ भी है। तो इसमें दोनों चीज कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन आधार है, इसलिए लंब और आधार से चलेंगे। और लंब और आधार आने के 2 ही चांसेस है, या तो tan या तो cot। तो हम tan चलते हैं। त्रिभुज पहले ABC में चलेंगे। त्रिभुज ABC में क्या हुआ, इस कोण के सामने वाला जो भुजा है AB लंब है और ये आधार है। तो tan 45 डिग्री है। त्रिभुज ABC में ये कोण क्या बन रहा है, 45 डिग्री। लंब बटे आधार होता है, तो लंब हुआ AB और आधार हुआ B से C तक BC। tan 45 का वैल्यू 1, AB हुआ h और BC अभी हमको नहीं पता है, और BC का 1 से गुना BC और बराबर यहाँ बचेगा h। समीकरण 1 हो गया। अब चूंकि हम पूरा त्रिभुज DBC में चलते हैं तो क्या देखते हैं कि त्रिभुज DBC में हो जाएगा, उसमें tan 45 लिए थे, अब tan 60 लेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब हुआ पूरा D से B तक DB, आधार होगा B से C तक BC। tan 60 का वैल्यू होता है √3 और DB को लिख सकते हैं DA प्लस AB, पूरा मिलके बनेगा DB। DA प्लस AB और नीचे BC रहेगा। आगे हम देखते हैं कि DA का वैल्यू पता है। DA जो कि मूर्ति है 1.6 मीटर ऊंची, यानी कि DA का वैल्यू हुआ 1.6 और AB हम h मान लिए और ये हुआ BC। आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर √3 का BC से गुना √3 BC
√3bc और 1.6 प्लस h का यहाँ 1 से गुना 1.6 प्लस h ही रहेगा। आगे देखते हैं कि BC बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1.6 प्लस h बटे √3। ये हुआ समीकरण 2। यहाँ भी BC बराबर समथिंग है, यहाँ भी BC बराबर कुछ है, यानी कि ये दोनों समीकरण जो है बराबर हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से क्या प्राप्त होगा? समीकरण 1 और 2 से प्राप्त होगा, समीकरण 1 से मिला हमें h और समीकरण 2 से मिला 1.6 प्लस h बटे √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? √3 का h से गुना √3h और यहाँ हुआ 1.6 प्लस h। अब क्या करते हैं, इस h को इधर ले आते हैं तो √3h, ये प्लस h इधर लाएंगे तो माइनस h और √3 कॉमन लेने पर क्या होगा? सॉरी √3 नहीं, यहाँ कॉमन जो है h होगा, कॉमन लिए तो यहाँ से बचेगा √3 और यहाँ h कॉमन लेने पे होगा 1 बराबर 1.6। और यदि यहाँ से h निकालेंगे हम लोग, जो कि हमें ये पेडेस्टल की ऊंचाई निकालनी है, तो h हो जाएगा 1.6 और ये जो गुना में √3 माइनस 1 है इधर आके होगा प्लस, सॉरी गुना में जो है इधर आके हो जाएगा बटा, यानी कि √3 माइनस 1। अब क्या देखते हैं, कभी भी इस तरह से आंसर तो आता नहीं है, ये अपरिमेय है, जो हर है वो अपरिमेय है, इसको परिमेयकरण करना पड़ेगा। और परिमेय करने का रूल क्या है कि इसी चीज को प्लस के साइन के साथ लिखते हैं, तो यहाँ मिलता है 1.6 √3 प्लस 1 और यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी से इसका फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे देखते हैं 1.6 √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 और फिर हुआ 1.6 √3 प्लस 1। 3 से यदि 1 घटाएं तो होगा 2 और 2 से इसको हम 0.8 मतलब काट सकते हैं, यानी फाइनल आंसर हो गया 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, यानी कि पेडेस्टल का ऊंचाई जो है इतना हो गया। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे यह चैप्टर जो 9.1 है इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।